अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे हरिद्वार के एक ऐसे महाविद्यालय की जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये एक बड़ा खुलासा भी है। खुलासा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इस कॉलेज और इस महाविद्यालय के बारे में जानेंगे तो आप सोचने में विवश हो जाएंगे कि आखिर ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो जितने लोग जुड़ेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग हरिद्वार से होंगे वो इस कॉलेज को भी जानते होंगे, इस महाविद्यालय को भी जानते होंगे। और इस पे खुलासा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट पुनीत कंसल जी, जो लगातार हरिद्वार के कई मामले, कई PIL और जो ऐसी जनहित याचिका होती है उसको लेकर कई बार कोर्ट की शरण में जाते हैं और कई जो मुख्य सवाल है उसे उठाने का प्रयास भी करते हैं और उसे धरातल पे उतारने का कार्य भी करते हैं। इन्होंने स्कूल को लेकर एक बड़ा मुहिम चलाई थी और उसके अलावा कई ऐसी मुहिमें थी जो शायद जनहित से बहुत लोगों को प्रभावित करती हैं। और आज इसी एक महाविद्यालय के बारे में एक खुलासा करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं। फिर से सर एक बार आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर सीधे सवाल है कि आज क्या है, कौन सा महाविद्यालय है और क्या किया है उसको महाविद्यालय में? मेरे लिए यही कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं कौन से महाविद्यालय की बात करूं, क्योंकि एक प्रेमाइसिस के अंदर अगर आप 3-4 महाविद्यालय चला रहे हो तो ये अपने आप में संदेह करता है कि आप मूल स्वरूप किसको दोगे। नाम अगर देखें तो चमनलाल है, अब वो उसे चमनलाल महाविद्यालय कहें, चमनलाल लॉ कॉलेज कहें, चमनलाल फार्मेसी कहें। लेकिन मैं सबसे पहले इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि पूर्व में आपने कई बार मेरे इंटरव्यू लिए हैं, जिससे जो मेरा ये शिक्षा सुधार अभियान है इसमें लोगों को जागरूक किया। तो ये भी मेरे पास शिकायत आई, शिकायत आने के बाद लोगों ने इसमें शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने साक्ष्य उपलब्ध कराए, फिर उसके बाद मैंने RTI से साक्ष्य लिए। एक महाविद्यालय को संचालित करने के लिए कम से कम 5 एकड़ जगह चाहिए। बिल्कुल। अब अगर हम उसका शासनादेश है उत्तराखंड का, हमारा शासनादेश बना हुआ है, उसके पूरी नियमावली बनी हुई है कि एक महाविद्यालय को, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, क्या क्या है, क्लासरूम का कितना मेजरमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिस, स्टार रूम, लाइब्रेरी, सब चीजों का पूरा मानक तय है। थोड़ा बता भी दीजिएगा सर, क्योंकि क्या होता है जो लोग देख रहे होते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट, कितने एकड़ में कोई कॉलेज या महाविद्यालय जब खुलता है या शिक्षण संस्थान खुलता है, कितनी एकड़ भूमि उसे चाहिए होती है? और मैं बात करूंगा प्लेन्स की। 5 एकड़। ठीक है। पहाड़ में कितनी चाहिए होती है? पहाड़ में 2 एकड़। ठीक है। आपकी 5 एकड़ जमीन आपको प्लेन्स में चाहिए एक महाविद्यालय खोलने के लिए। एक उसके बाद क्लासरूम के भी मानक तय हैं। ऐसे CBSE ने भी नॉर्म्स तय किए हैं कि क्लासरूम कितने बाय कितने का होगा, वो सारे मानक तय हैं। तो वो शासनादेश में उल्लेखित है, ये आपके सामने, आप अपने उसके सामने दिखा सकते हैं, ये रहा शासनादेश, इसके अंदर ये भूमि का विवरण दे रखा है, सारी चीजें हैं। जब ये शासनादेश मेरे पास आया, ये शासनादेश मैंने देखा, इसको देखने के बाद मेरे को पता चला चमनलाल डिग्री कॉलेज के बारे में। चमनलाल डिग्री कॉलेज एक्चुअली जब देखा, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये आप सबसे पहले ये देखिए, चमनलाल लिखा हुआ है, चमनलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और ये एक जो है फ्लैक्स है और पीछे से एक डंडा दिख रहा है जो कि महाविद्यालय लिखा हुआ है। तो जिस समय इनको मान्यता लेनी थी उस समय पे इन्होंने ये चीज लिखी है। जियो टैग फोटो के साथ है, आप कभी भी इस बिल्डिंग के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं। दूसरा, एक वॉल पे इन्होंने ऐसे ही दूसरा लगा दिया, ये फोटोग्राफ्स खींची हुई है, उस पे भी फार्मेसी का इन्होंने लगा दिया। जियो टैग की फोटो है। फिर इन्हीं का आप प्रोस्पेक्टस देखिए। प्रोस्पेक्टस सुप्रीम कोर्ट तक एप्लीकेबल होता है। इसमें सेम बिल्डिंग लेकिन चमनलाल लॉ कॉलेज। बिल्कुल। और सेम बिल्डिंग चमनलाल महाविद्यालय। अब जब ये चीज पता चली तो ज्ञात हुआ अभिलेखों से कि 5 एकड़ तो छोड़िए, 4 एकड़ छोड़िए, 3 एकड़ छोड़िए, 2 एकड़ छोड़िए, 1 एकड़ छोड़िए, आधा एकड़ भी छोड़ दीजिए, उससे भी कम भूमि पे 4 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। लगभग 3,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मान्यता
किस तरीके से ली, कैसे ली, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लॉ कॉलेज यहाँ पे है। यानी आपने एक हमारी बीसीआई को गुमराह करके, लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके बीसीआई को गुमराह करके, मैं ये शब्द का अभी तस्दीक करूंगा जो मैं गुमराह बोल रहा हूँ, गुमराह करके उनसे आपने एनओसी ली और उसके बाद यूटीयू से आपने मान्यता प्राप्त कर ली। ऐसे ही आपने फार्मेसी, अब लॉ स्टूडेंट जो लॉ पढ़ेगा ही नहीं, वो लॉ का छात्र कैसे क्या बनेगा और आगे क्या नया दिलवाएगा, उसके बारे में भली बात सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है। दूसरा फार्मेसी, बिल्कुल मेडिकल, मेडिकल के लिए कितना बवाल चल रहा है आज भी आप देख सकते हैं। जब फर्जी कॉलेज बनेंगे तो फर्जी प्रधानाचार्य होंगे और फर्जी प्रधानाचार्य वही कुकर्म करेंगे जो अभी अभी हाल ही में हमने अपनी एक बहन के साथ कोलकाता में देखा है। बिल्कुल ये फर्जी ही होते हैं, ये गलत तरीके से होते हैं, गलत तरीके से भर्ती होते हैं, गलत मैनेजमेंट होता है, इनका संरक्षण कहीं ना कहीं इनको प्राप्त होता है, जिस वजह से ये गलत काम करने की इनके में प्रबलता आती है और ये गलत काम करते हैं और जिसका शिकार होते हैं हमारे घर की मासूम छोटी हमारी बहन बेटियां, जो इस उम्मीद से, और अभिभावक जो इस उम्मीद से पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं कि यार इसने तो नेक का ग्रेड प्राप्त है, इसके पास B+ ग्रेड है, कॉलेज के पास बहुत अच्छा स्कूल है, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो किस फर्जी कॉलेज में भेज रहे हैं, जिस कॉलेज में जाके शायद उनकी बच्ची जिंदा वापस आएगी भी नहीं आएगी। बिल्कुल ये अभी हम कोलकाता का करंट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये जो फर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इन्होंने पीसीआई को फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए या लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर, या उन्होंने बीसीआई को फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, मैं आपको अभी वो भी दिखा दूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, जो फर्जी के आरोप आपने लगाए हैं वो भी बड़े सवाल इसमें इसलिए आ जाते हैं क्योंकि देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि 5 एकड़ भूमि का जो मानक है उसको तो ये पूर्ण नहीं करते, ये आपने बताया। दूसरी चीज आपने कही कि 3 उसमें कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। कोर्सेज क्या बोलूंगा, अगर एक लॉ, फार्मेसी और 3 कॉलेज, जी 3 कॉलेज हैं। तीनों कॉलेज को अगर हम चलाते हैं तो एक कॉलेज को चलाने के लिए 5 एकड़ जगह चाहिए, तो यानी 3 कॉलेज को चलाने के लिए 15 एकड़ जगह चाहिए। तो हमारे पास 15 एकड़ जमीन नहीं है। मैं अभी जमीन का भी खुलासा अभी आपको दूंगा, तस्दीक करूंगा। ये जब मैंने रुड़की टेक्निकल बोर्ड, जो लोकल अथॉरिटी है, जो पीसीआई के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन करती है, जब मैंने उनसे इनकी रिपोर्ट्स मांगी, डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उन्होंने इस तरीके से फैब्रिकेट किए। जो मूल सूचनाएं थी उनके ऊपर इन्होंने मार्कर लगा दिया ब्लैक, कोई डिटेल इन्होंने नहीं दी, सब पे ब्लैक कर रखा है, आप खुद देख सकते हैं। जो कि देने वाली थी, जनहित में थी, मैंने पहले बोला। उसके बाद अपील में भी नहीं दी, मैं आयोग में गया, आयोग से ऑर्डर हुआ, आयोग से ऑर्डर होने के बाद इनके द्वारा, ये देखिए मतलब आप भ्रष्टाचार दिखा रहा हूं मैं। आयोग गया, आयोग में जाने के बाद इन्होंने, मैंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी थी, सब कुछ इन्होंने वीडियोग्राफ दी, फोटोग्राफ्स दी मेरे को, जो ऑफिसर्स की थी वो कई सारी हैं, मेरे लैपटॉप पे पड़ी हैं, पेन ड्राइव में भी इन्होंने दी थी। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट दिए, इन्होंने न्यास दिया, ट्रस्ट दी। ट्रस्ट के जो ऑनर हैं वो सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं, बीएसएम डिग्री कॉलेज में। 2000 में बीएसएम बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो कह रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने एक रजिस्ट्री की कॉपी दी और कुछ नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन्होंने कुछ भी नहीं दी, यानी अभी, और किसी डॉक्यूमेंट पे स्टैंप नहीं है। जो कल के टाइम पे मैं इसको अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करूं तो मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये डॉक्यूमेंट मुझे कहां से मिला है, जबकि ये भी मानकों के खिलाफ है। इसकी शिकायत भी मैं अभी आयोग में करूंगा, उसकी प्रिपरेशन चल रही है इन्हीं अधिकारी के खिलाफ। तो ये संरक्षण देने का काम करते हैं अधिकारी। ये 2 पैसे के लालच में 3000 बच्चों के भविष्य के साथ, 3000 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पूरे भारत देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के टाइम में तो 3000 लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे भी तो पढ़ेंगे ना, और वो पढ़ के आगे क्या करके जाएंगे, डिग्री क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं पता। अब आपने मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को इन ये अभिलेखों में मेंशन कर रहे हैं और मान्यताएं ले रहे हैं, जिसमें श्रीदेव सुमन भी मान्यता दे रहा है इनको। बिल्कुल, इनको मान्यता डिग्री कॉलेज के लिए श्रीदेव सुमन मान्यता दे रहा है, यूटीयू इनको लॉ की मान्यता दे रहा है, और आपका जो रुड़की टेक्निकल बोर्ड है वो इनको फार्मेसी के लिए दे रही है।
ये जब इनको मान्यता दे रहे हैं और जिस प्रॉपर्टी पे मान्यता दे रहे हैं वो आप जरा प्रॉपर्टी देख लीजिए जो इन्होंने कागजों में उल्लेख कर रखा है। जी बिल्कुल। मैं केवल उसी की बात करूंगा। एक इन्होंने एक प्रॉपर्टी का उल्लेख किया, खसरा नंबर 438, उसमें 1 2 3 4 के बाद 5 जनों की हिस्सेदारी है। वो पूरा खसरा जो है वो आपका मात्र 0.3 लगभग एकड़ है, ठीक है, जिसके अंदर 0.2 आबादी है। ये राजस्व विभाग के अभिलेख बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, जहां पर ये कॉलेज है अभी, जो कॉलेज है, और लेकिन इसमें 5 जनों की हिस्सेदारी है। 0.2 एकड़ में 5 जनों की हिस्सेदारी है, 1 एकड़ भी पूरा नहीं हो रहा। ठीक। दूसरा, एक इन्होंने खसरा दिखाया 868, वो भी कॉलेज के नाम पे है, जो इसी खसरे से लाखों मतलब कई किलोमीटर दूरी पे है, और वो है 0.002, लेकिन उसमें वर्तमान की स्थिति में नलकूप लगा हुआ है, फसल है, नलकूप लगा हुआ है, वहां कोई कॉलेज संचालित नहीं है। ये सरकारी अभिलेख है, ये मेरे अभिलेख नहीं है। ठीक। तीसरा, जिस खसरे को इन्होंने मान्यता और रिन्यू के समय मेंशन किया है अभी अपने अभिलेखों में, वो खसरा नंबर, वो इस समय डॉक्यूमेंट शायद, वो खसरा नंबर जो है उस पे सरकारी नाली है। वो भूमि इस कॉलेज की है ही नहीं, और जो इन्होंने उस खसरे की जो भूमि दिखा रखी है वो तो क्षेत्र ही दूसरा है। वो तो खतौनी में आप देख सकते हैं, इन्होंने खतौनी में उल्लेख कर रखा है उस क्षेत्र का, खतौनी में दाखिल करी है। ये खतौनी मेरे पास आई है। खतौनी के अंदर इनका कॉलेज जो निर्मित है वो भगवानपुर चंदनपुर में निर्मित है, और जो ये दूसरा 269 खसरा नंबर दिखा रहे हैं, 269 खसरा नंबर जो है वो लंढोरा का है। वो तो क्षेत्र ही दूसरा पड़ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्व विभाग के अभिलेख कह रहे हैं, मैं नहीं इस बारे में कुछ भी कह रहा। ये सारी की सारी जो तस्दीक कर रहे हैं ये अभिलेख कह रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने बीसीआई को और पीसीआई को गुमराह करके लोकल अथॉरिटीज के साथ, तो इसमें मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से बेबाक तरीके से अपने आदेश जारी करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें बेबाक तरीके से, मैंने इनको नोटिस किया है वैसे कॉलेज को, अभी मैंने स्वयं से नोटिस किया है, शिकायतकर्ता की तरफ से जो मेरे और क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से अभी नोटिस नहीं दिया। मैंने इनको कहा है कि आपके अभिलेख फर्जी हैं, ये तस्दीक हो चुकी, इनको डिटेल दी है, और आप सरकार से माफ़ी मांगें, अनुदान सरकार का वापस करें, और सभी संस्थानों से, बीसीआई से, पीसीआई से, सारी यूनिवर्सिटीज से आप लिखित में माफ़ी मांगे, समाचार पत्रों में इसका उल्लेख करें, सारे बच्चों की फीस वापस करें, और उनका किसी अच्छे स्कूल में जो मान्यता प्राप्त हो विधिवत, उस कॉलेज में उन बच्चों का दाखिला कराएं, क्योंकि यहाँ 3000 बच्चों का सवाल है। तो उनके लिए अभी तो मैंने केवल उनको एक नोटिस दिया है कि आप स्वयं से ये कार्य कर लें। अगर वो इस चीज़ में सुधार कर लेते हैं या ऐसा कार्य कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे की लीगल प्रोसीडिंग तो कंटिन्यू रहेगी। हाँ सर, एक बड़ा सवाल ये है, 3000 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपने तस्वीरें वहाँ की दिखाई हैं, और एक ही बिल्डिंग में ये तीनों कॉलेजेस जो हैं, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, तो कैसे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते होंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जब ये इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है, जब भी कोई यूनिवर्सिटी कुछ या कुछ ऐसे कॉलेज खोले जाते हैं तो हर साल वहाँ इंस्पेक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर किस तरीके से बच्चे दिखाए जाते हैं, या किस तरीके से वो टीम जो आती है, बीसीआई की भी टीम आती है, वो भी ये चेक करती हैं कि रेगुलर कोर्सेज हैं, क्योंकि वो भी समय समय पर चेकिंग के लिए आती है, उसको ये कैसे मैनेज करते हैं? ये 3000 बच्चे, तो इसमें तो ये भी नजर आ रहा है कि सारा खेल चल रहा है, वहां पर भी सब चीजें डिग्री दे दी जा रही है शिक्षण के नाम पे, ऐसा भी कुछ चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, यहाँ पे 2 चीज हो गई। जो बीसीआई की जो भी डिपार्टमेंट आता है इंस्पेक्शन के लिए, वो रेगुलर नहीं आता, एक तो वो ईयरली रिन्यूअल पे आता है, और आने से पहले वो इंटीमेट करता है, और एक साथ नहीं आते। मैं आज खुला इसी मन से कहता हूँ, आज श्रीदेव सुमन, U2U और बीसीआई, पीसीआई बिना बताए एक साथ कोऑर्डिनेट करके आप कल ही एक ही प्रेमाइसिस में चले जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इन्होंने पत्रावली दाखिल करी, आप कल ही रेट लगा दें, आपको सब पता चल जाएगा कितने छात्र हैं, क्या नहीं है। आज
एक बिल्डिंग बना दी। आज ये कमरा सपोज जहां हम बैठे हैं, ये एक कमरा है। आज मेरे को पता चला है कि बार काउंसिल आनी है, तो मैंने इसको बार काउंसिल की तरह मैनेज कर दिया और हो गया। किताबें बाजार से मिल जाती हैं, जो आपका लाइब्रेरी है वो मेंटेन हो जाती है, और मैंने लॉ के बच्चों को ही बुला दिया, बाकी बच्चों की छुट्टी कर दी। आज मुझे पता चल गया फार्मेसी का इंस्ट्रक्शन होना है, एक दिन नहीं होना है, वो अगले दिन होगा। तो मैंने तुरंत इसका फॉर्मेट चेंज करके इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे ये मेडिकल कॉलेज है, और मैंने मेडिकल के बच्चों को बुलाया, बाकी सबकी छुट्टी कर दी। और डिग्री कॉलेज का तो ठीक है, ये दो नहीं आ रहे तो डिग्री कॉलेज तो आराम से फिर हो ही जाएगा। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सरकार से अनुदान भी ले रखा है। मैं सरकार का अनुदान भी वापस, मैंने नोटिस जो दिया है, मैंने कहा है कि सरकार का पैसा वापस करो, अन्यथा मैं विधिवत कार्रवाई करूंगा। जो मेरे पास शिकायतकर्ता हैं, जो बच्चे हैं, मैं बच्चों को जागरूक, आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को, अभिभावकों को जागरूक करना चाहता हूं। उन्हें कहना चाहता हूं कि वो जो भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं वो पुरजोर से आवाज उठाएं। उनके भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। तो इसमें ये भी नजर आ रहा है कि जैसे बच्चों को बुलाया जाता है, तो इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि रेगुलर तो नहीं हो रहा है। और वो सवाल फिर बीसीआई भी लगातार अपने कोर्सेज में कहती है कि आप अगर वकालत कर रहे हैं तो आपको रेगुलर होना ज़रूरी है, और आपकी अटेंडेंस 75 to 80% होनी चाहिए, ये बीसीआई के नॉर्म से। तो फर्जी अटेंडेंस का भी खेल चल रहा होगा, और ये भी चल रहा होगा कि जो वहाँ पर ग्रुप्स होंगे या वो भी इस तरीके से संचालित हो रहे होंगे। तो इसके पीछे ये भी है कि स्टाफ भी इस तरीके के कार्य में संलिप्त होगा। 100% मैनेजमेंट के संरक्षण और स्टाफ या प्रिंसिपल की गतिविधि के बिना तो स्कूल में इतना बड़ा गबन घोटाला हो ही नहीं सकता कि आप सबको ही एक तरफ करके और सबका बेवकूफ बना के आप काम करो। तो ये मिली भगत से ही होता है, बिना मिली भगत के कुछ नहीं होता। डिग्री फर्जी अपॉइंटमेंट होते हैं, सुनने में आया है, कोई इस बात का साक्ष्य नहीं है, तो ये भी सुनने में आया है कि इनके जो अपॉइंटमेंट हैं वो भी ये फर्जी तरीके से करते हैं। वो उतने टीचर एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाई नहीं है। जो स्कूल में टीचर्स हैं या जो भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो मान्यता के समय पे हो, चाहे प्रेजेंट में वर्किंग हो, उन सबके अभिलेखों की जांच हो। और डेफिनेटली मेरी आवाज़ उठानी लाजमी बनती भी है, और एज एन एडवोकेट भी मेरी ड्यूटी, एज अ सिटीजन भी और एज एन एडवोकेट भी मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर मेरे संस्थान जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जिससे बीसीआई से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं एडवोकेट्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जब कोर्ट को ही गुमराह करने वाला काम करेंगे, हमारी सबसे बड़ी संस्थान होती है एडवोकेट की बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जब हमें पता चले कि उसी का बेवकूफ़ बनाना है, तो वैसा जो वक्ता अगर चुप रहता है जानने के बाद भी, तो मैं उनमें से नहीं। एक सवाल है कि ये कोई नया, मुझे लगता है नया महाविद्यालय तो नहीं है, काफ़ी समय से संचालित हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आपकी नज़र इस महाविद्यालय में पड़ी? क्योंकि सवाल यहाँ पर ये भी है, ऐसे बहुत से शिकायतें हैं या ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो इस देहरादून हरिद्वार के अंदर हैं, जहाँ पर समय समय पे ऐसे सवाल उठते रहते हैं। कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बीच ही में ही कोर्सेज बंद करके चले जाते हैं, ऐसे कुछ कॉलेजों के नाम भी सामने आए थे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से आपको मालूम पड़ा? क्या कोई शिकायतकर्ता कॉलेज के अंदर से कुछ जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी भी शिकायतें आपके पास आई, या अभिभावकों की शिकायतें आई, या जो स्टाफ वहाँ का है उनकी शिकायतें आपके पास आई? हाँ, इसमें देखिए, आपको काफ़ी समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है अच्छे से कि मेरा लगभग 10 साल हो गए कि एजुकेशन के लेके मूवमेंट चल रहा है, और आपने मेरी कई बार कवरेज करी है, जिसमें माध्यमिक स्कूल में टीचर द्वारा बच्चियों का शोषण हो रहा था, उसको जेल भी कराई, वो सारी आपने कवरेज करी है, सारी रिपोर्ट्स आपके पास हैं। तो एक मूवमेंट के चलते हुए पता चला, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट था और जो प्रिंसिपल लेवल का, मतलब आपका 1 क्लास का जो स्टाफ होता है, वो एम्प्लॉयज़ को शोषित कर रहा था। तो एक मैसेज आप ही के चैनल के, मैं इसलिए आपको सबसे पहले धन्यवाद दिया कि आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, उत्तराखंड में आपका अच्छा नाम है, तो उसमें उन्होंने अप्रोच करी, उन्होंने शिकायत दर्ज करी। लेकिन क्या है, चलिए, मैं इसलिए आपको बोला कि कम से कम लोगों में इतनी जागरूकता तो हुई कि हाँ, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अभी वो भय बना हुआ है कि अगर हम फ्रंट फेस हो जाएंगे तो शायद हमारी नौकरी ना चली जाए या हमारा दाखिला कैंसिल ना हो जाए। लेकिन इतने वो तैयार हैं कि न्यायालय में जाना पड़ेगा तो वो न्यायालय में जाने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ देश के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब इतनी जागरूकता हुई है
तो आगे भी जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं वो शुरुआत होती है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं अकेला चला था और आज मेरे साथ बहुत अच्छी और बहुत बड़ी टीम जुड़ी हुई है। सर एक सवाल है, अब मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब ये आपने शुरुआत की इसकी आरटीआई के सूचना के अधिकार से शुरुआत की, उसके बाद जब आपको जानकारी नहीं मिली, मैं इसलिए भी ये बात आप सबके सामने लाना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार कितना सरल है। सरल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि आप अपील में गए, वहां पर भी आपको गुमराह किया गया, उसके बाद आयोग आपको जाना पड़ा। सवाल यहां पर यह है कि आम जो जनमानस है वो सूचना का अधिकार को पहले हथियार मानता था, उसे लगता था कि शायद सूचना का अधिकार उससे मिल जाएगा तो वो सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाएंगी। कितना मुश्किलात आती है इस वाले प्रकरण में, कितनी मुश्किल है इस वाले में? नहीं सर, आजकल ये ट्रेंड चल गया है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहूँगा कि वो सरकार और साथ में हमारे सूचना आयोग से कहूँगा कि वो जैसे पूर्व में सख्ती से पेनल्टी लगाती थी और बर्खास्तगी करती थी, तो वो भय रहता था लोक सूचना अधिकारी को कि अगर आयोग में गए तो आयोग में मेरी नौकरी चली जाएगी। आयोग ने अब किसी भी तरीके की पेनल्टी लगाना बंद कर दिया है और वहाँ पे रिलीफ मिलता है डिपार्टमेंट को। तो इसलिए नीचे के अधिकारी जो पीआईओ हैं या एपीओ हैं, ये अपनी बदमाशी करते हैं। लोक सूचना अधिकारी हो चाहे अपीली अधिकारी हो, ये बदमाशी करते हैं। और हैरेसमेंट किसका होता है? अपीलार्थी का होता है, अनुरोधकर्ता का होता है, जिसे आरटीआई चाहिए होती है। क्योंकि आपने आरटीआई मांगी, 30 दिन का समय आपका वो किल किया, आपको आरटीआई मिलेगी नहीं, फिर आप अपील में जाओगे, 30 दिन का समय आपका वहाँ किल होगा, फिर आप आयोग में जाओगे, आयोग में बहुत पेंडेंसी है, 4-6 महीने में आपकी फाइल का नंबर लगता है। उस समय सुनवाई में भी आपको कोई डेट निर्धारित होती है, आप डेट पे जाओगे, सामने वाला लोक सूचना अधिकारी या अपीली आता है कि सर आज तो है नहीं, प्लीज थोड़ा सा दे दो। तो आयोग पहले क्या करता था कि अगर आयोग में गई तो आयोग सबसे पहला प्रश्न होता था मेरे पास आए कैसे? आपने सूचना दी नहीं, इसलिए आपके ऊपर कॉस्ट लगाई जाती है। और वो कॉस्ट उनकी सर्विस बुक में लिखी जाती थी, तो वो भय होता था, इसलिए आयोग तक फाइल नहीं जाती थी। अब उन्हें पता है कि आयोग बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारियों के लिए, और फिर वो आगे डेट एक्सटेंड कर देगा। इस वजह से वो कहते हैं कि सामने वाले को हैरेस करते रहो। मेरे को खुद इसमें जो डॉक्यूमेंट अभी आधे अधूरे मिले हैं, खुद डॉक्यूमेंट इसमें यूटीयू ने, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने, आप ये देखिए, वो इतने भी कहने से कतराते नहीं है। उन्होंने लिखित तौर पे दिया कि दस्तावेज अभिलेख नहीं दिए जा सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी में आग लग चुकी थी और वो जर्जर अवस्था में अभिलेख थे, तो उनकी फोटो खींचना या उनकी फोटोकॉपी करना असंभव है, वो कतई नहीं दिए जा सकते। जब मैं अपील में गया, अपील में जाके मैंने उनसे बोला कि आप ठीक है, मेरे को एफआईआर की कॉपी और जो अभिलेख सूची है आप मुझे वही दे दीजिए जो आपने पुलिस को दी होगी कि ये अभिलेख जर्जर हो चुके हैं। उन्होंने वो नहीं दी। आयोग में भी मैंने यही बात रखी है, आयोग में अभी नेक्स्ट डेट पेंडिंग है, उसमें मैंने आयोग में भी यही बात रखी है कि सर वहाँ पे एक्चुअल में जो लोकल कुछ लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं डिपार्टमेंट के, उनसे पता चला कि जो आग लगी थी वो लगी थी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, केबिन में, और उसमें भी उनका थर्मोकोल, कुछ प्लास्टिक वगैरह जो टेबल पे 7-8 फाइलें थी वो जली थी, वही एफआईआर के अंदर मेंशन है। और जो मेरी फाइल है वो रिकॉर्ड रूम में है और रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित है। तो वो बात मैंने जब आयोग को बताई तो आयोग ने मूल रूप से उस पत्रावली को पहले अवलोकन के लिए भी वहीं पे आयोग में तलब फरमाया है। अब वो नेक्स्ट डेट में देखते हैं, क्योंकि वो जर्जर अवस्था में, ये है लीनियंसी आयोग की। बिल्कुल, अगर आयोग स्ट्रिक्ट होता तो वो मेरे को झूठा लिखित में, मतलब वो मोहर भी लगा रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं कि जर्जर अवस्था में। लोक सूचना अधिकारी इस बात से डर नहीं रहा है कि वो क्या लिख के दे रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा मामला हो जाता है और इतनी बड़ी जो चीज़ हो रही है खुल के, कोई जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, उसने कोई सवाल नहीं उठाया। ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि आपने आगे आए, क्या ये जो लोकल लेवल पे जो चीज़ें आपने कहा कि उनकी भूमिका भी है, जो अधिकारी हैं, जो लोकल लेवल पे अधिकारी हैं, पर क्या किसी को मालूम नहीं था? क्योंकि आपने ये भी कहा कि बहुत जगहों से आपने जब कंप्लेंट्स की उसके बाद प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर आया, ये भी मैंने आप बता रहे, जिक्र कर रहे थे। अब ये बड़ा सवाल है कि प्रेशर किस बात का और क्यों, और उसके बाद ये लोकल अथॉरिटीज़ में जो बैठे लोग हैं इतने सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं ये पूरे खेल में? देखिए, कहीं ना कहीं मिली भगत होती है तो डेफिनेटली जब किसी की कोई ना कोई पर्सनल इंटेंशन या बेनिफिट्स होते हैं तभी आदमी उसमें इंटरेस्ट
रेज अप करता है, अदरवाइज बहुत कुछ हो रहा है, कोई रेज अप नहीं करता। कहना वही है। तो कहीं ना कहीं उन अथॉरिटीज़ का या जो भी ऑफिसर्स, जो भी प्रेशर, जो भी मेरे पास आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका कुछ हित होगा। और सामने वाला अप्रोच भी इसीलिए कर रहा है, सामने वाला अप्रोच भी कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हम इस चीज़ को दबा दें। लेकिन यहाँ जब सवाल देश के भविष्य का हो और साथ में बार काउंसिल को बेवकूफ़ बनाने का हो, तो वो बर्दाश्त से बाहर होता है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा मेरी एक अलग मुहिम, शिक्षा मुहिम तो है ही, और अब तो मेरे पास शिकायतकर्ता भी हैं, तो जन समर्थन भी मेरे साथ है। पहले मैं अकेला था, आज काफिला साथ में है, तो वो जन समर्थन और शक्ति दे रहा है, और कोर्ट में पूरे जन समर्थन के साथ हम आगे चलेंगे। हाँ, सरकार, शासन में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि उत्तराखंड में निष्पक्ष या सब कुछ सही हो, क्योंकि वो फाइल को दबा देते हैं। जो मैंने आपको बताया, लोकल अथॉरिटी मैंने आपके सामने दिखाया कि कागजों के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड साफ लिख के दे रहा है, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट आपको मैंने पेश किया है कि उसमें उन्होंने लिख के दिया है, आयोग में पेश है वो डॉक्यूमेंट, कि जो आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड आई थी और उसके पानी गिरने से वो उनकी जर्जर अवस्था हो गई, उसकी फोटो कॉपी नहीं हो सकती और कई फाइलें नस्ते नाबूद हो गई। जब मैंने सूची मांगी, ना मुझे FIR मिली ना उसकी सूची मिली। और मेरे को लोकल एक बंदा बताता है जो पीड़ित था, वो मुझे बताता है कि सर, जो आग लगी थी वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी थी, रिकॉर्ड रूम में तो कुछ हुआ ही नहीं था, और 8 फाइलें, मुश्किल से 7-8 फाइलें जली थी। और लोक सूचना अधिकारी तो सुनता ही नहीं है, प्रथम अपीलीय अधिकारी भी नहीं सुनता है, कोई थर्ड पर्सन आके प्रथम अपील का निस्तारण करता है। आप ये देखिए, तो क्या कह सकते हैं? मामला अपने आप में बड़ा गंभीर नजर आता है। तो क्या एक बात, अंतिम बात इसलिए मैं कह रहा हूं, आर्टिकल 32 मैं इसलिए भी इस पे आया क्योंकि इससे पहले भी चर्चा थी, और ये इसलिए भी बड़ा जरूरी है। आर्टिकल 32 में आपको बता दूं, जो लोग देख रहे हैं, जब भी किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली। ये आर्टिकल 32 के अंदर सारी चीजें होती हैं। और मुझे ये लगता है कि सूचना का अधिकार, जहां पर एक जनहित का मामला हो, तो क्या इसको लेकर भी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं, और ये भी है कि हमें सूचना का अधिकार हो चुका है, तो क्या जब ये हनन होगा तो आप उस तरफ भी रुख करने वाले हैं? हाँ, देखिए, हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। आर्टिकल 226 भी खुला है हमारे पास, और आर्टिकल 32 भी खुला है। डिपेंड्स अपॉन कि मेरे पास जो, अगर आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो लगभग मैं 3000 बच्चों का मैं कह रहा हूँ, और सारे अभिभावक और सारे ही जो प्राचार्य हैं और स्टाफ है, उनका समर्थन मिलता है, तो डेफिनेटली हम 32 की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा गबन नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा गबन घोटाला हुआ है, और अदरवाइज हमारे पास 226 तो ओपन है ही। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या होता है। और हरिद्वार में जिस तरीके का ये पूरा मामला चल रहा है, और 3000 जो बच्चे हैं वो सीधे तौर पे प्रभावित नजर आते हैं, और बड़े सवाल उठाए हैं कि जो मान्यताओं और जो कॉलेज को मान्यताएं दी जाती हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसे भी पूरा नहीं किया गया है, और किस तरीके से गंभीर आरोप है। और तमाम जो लोकल अथॉरिटीज हैं, और जिस तरीके से आरोप है कि BCI को गुमराह किया गया है, और तमाम अलग जो बॉडीज हैं उन्हें गुमराह किया गया है, तो आगे इसका क्या नतीजा होगा ये भी देखने वाली बात है। 2 ऑप्शंस की बात की है, आर्टिकल 32 और 226, किसमें अब जाना होगा आगे, या जो अभी आगे की इनकी अपील जो आयोग में गई है उसी में शायद इन्हें डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। पर अपने आप में बड़ा खुलासा किया है हरिद्वार के एक ऐसे महाविद्यालय का जिसमें 3000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और ना जाने ऐसे कितने कॉलेजेस होंगे, उस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।